नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। भाई, नागरिक शास्त्र जीआईसी लेक्चरर के लिए चल रहा है और ये जो है हमारा लेसन नंबर 6 होगा। फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग आप लोग देखते जाइए। 5 जो चैप्टर हैं या 5 टॉपिक जो हैं वो हमने अच्छे से कवर कर लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे स्टेट यानी कि राज्य, उसकी परिभाषाएं क्या क्या हैं, उसके तत्व क्या क्या हैं और उत्पत्ति या उद्भव के सिद्धांत कौन कौन से हैं। और खास करके हमें इसमें 3 सिद्धांत ही देखने हैं, वो है सामाजिक समझौता, विकासवादी और मार्क्सवादी। ठीक है, तो सिलेबस आपके पास जो है वो होने चाहिए। ठीक है, मैंने ग्रुप पर भेज दिया है, अब वहाँ से प्रिंट करा करके सामने आप चिपका दीजिए ताकि आपको क्लियर रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो राज्य शब्द है उसके लिए अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द स्टेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे आप लोग देखते होंगे इंडिया में अभी कितने स्टेट हैं तो इसको स्टेट बोलते हो, लेकिन ये पहले देश था उसके अंदर स्टेट है, इसकी बात नहीं करता है। जब हम इंटरनेशनल सिस्टम में आते हैं या फिर राजनीति विज्ञान शास्त्र में आते हैं तो स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंट्री ही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया, ठीक है, अंग्रेजी शब्द स्टेट। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा में इसके लिए पोलिस शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ क्या होता है भाई, नगर राज्य होता है। ठीक है, तो यूनानी या ग्रीक। तो स्टेट जो शब्द है, स्टेट शब्द का राज्य के अर्थ में सबसे पहला प्रयोग किसने किया था, तो इटली निवासी मैकियावेली ने किया था। ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो मैकियावेली महोदय ने किया था। परिभाषाएं कुछ हम लोग देख लेते हैं। अरस्तु ने क्या कहा था कि राज्य परिवारों ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य क्या है, पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लंटफली महोदय आएंगे और कहेंगे कि भाई किसी निश्चित भूप्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लास्की महोदय आएंगे और कहेंगे कि राज्य एक ऐसा प्रादेशिक समाज है जो सरकार और प्रजा में विभाजित है और जो अपने निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में अन्य समुदायों पर सर्वोच्च सत्ता रखता है। तो ये लास्की महोदय ने। हॉलैंड के शब्दों में अगर हम लोग देखें तो राज्य क्या है भाई, राज्य मनुष्यों के उस समूह अथवा समुदाय को कहते हैं जो साधारणतः किसी प्रदेश पर क्या हुआ, बसा हुआ हो और जिसमें किसी एक श्रेणी अथवा बहुसंख्या की इच्छा अन्य सब की तुलना में क्रिया में क्या हो, परिणत होती है। तो इतने लोगों ने हमने देख लिया। अगले एक सिसरो आएंगे। सिसरो महोदय के अनुसार राज्य एक ऐसा समाज है जिसमें मनुष्य पारस्परिक लाभ के लिए और अच्छाई की एक सामान्य भावना के आधार क्या हैं, ये सब बदे हुए हैं। तो ये हो गई कुछ परिभाषाएं। परिभाषाएं आपको यहाँ से याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में यहीं से चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। अगर हम लोग देखेंगे राज्य के तत्व, तो राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो राज्य के तत्व हम लोग ऑलरेडी बहुत से पहले पढ़ते आए हैं। भूभाग होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और वो सरकार संप्रभु होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग जानते हैं। तो राज्य के तत्व में अगला हम लोग जो देखेंगे वो है पहला जनसंख्या। तो प्लेटो ने जैसे जनसंख्या अपनी फिक्स कर दी थी, कितनी, 5040 प्लेटो ने बता दिया था। अरस्तु ने राज्य की जनसंख्या के विषय में कुछ नहीं कहा। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, रूसो ने राज्य की जनसंख्या कितनी बताई है, 10,000 बताई है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, प्लेटो ने 5040 बताया, अरस्तु ने कहा भाई ना ही कम हो ना ही ज़्यादा हो, रूसो ने 10,000 फिक्स कर दिया। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वास्तव में जो राज्य की जनसंख्या है प्रादेशिक सीमा और प्राकृतिक संसाधन के अनुरूप होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। दूसरा जो तत्व होता है वो होता है भूभाग। तो राज्य की परिभाषा में जो भूभाग है उसका जिक्र करने वाला जो प्रथम लेखक होता है वो है क्लेवर। ठीक है, क्लेवर था। शिले महोदय हो गए, डिग्विग महोदय हो गए, लास्की महोदय हो गए, आदि विद्वानों ने भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं माना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसमें शिले महोदय जो है ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, कि कौन राज्य का आवश्यक तत्व तो नहीं है, तो वो है भूभाग। ठीक, चलो, तो शिले महोदय, डिग्विग महोदय और लास्की महोदय ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित प्रदेश क्या है, राज्य का आवश्यक तत्व है, ये किसने कहा था, ब्लंटफली महोदय ने कहा था।
अगला जो तत्व है वो है सरकार। यानी सरकार क्या होता है भाई, राज्य का एक एजेंट होता है। राज्य अपनी भावनाओं और अपनी योजनाओं को सरकार के माध्यम से क्या करता है, प्रकट करती है। तो इसलिए सरकार भी होना क्या होता है, जरूरी होता है। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है या व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है। ये किसने कहा था, गिडिक्स महोदय ने कहा था। अगला है संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी। तो राज्य के चारों तत्वों में जो संप्रभुता है वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अर्थात संप्रभुता को क्या कहा जाता है, राज्य की आत्मा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ से जरूर नोट कर लेना है। ठीक है, संप्रभुता राज्य को अन्य समुदाय से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नोट्स में देखते हैं कि स्थानीय कानून को बनाने, लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता, दायित्वों के निर्वहन और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना, ये क्या कहलाता है, राज्य कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें। तो नगर राज्य की अवधारणा क्या है, प्राचीन यूनानी यानी कि ग्रीक विद्वानों द्वारा की गई थी और इसके लिए नगर राज्य यानी पोलिस शब्द का प्रयोग किया गया था। रोमन सभ्यता के अंतर्गत राज्य को सिविटास के नाम से पुकारा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ग्रीक भाषा में पोलिस और रोमन सभ्यता में इसको सिविटास के नाम से जाना जाता था। राज्य के 4 तत्व जो हैं वो गार्नर और गैटिलो द्वारा ही प्रतिपादित किए गए हैं। ठीक है, अभी जो हमने पीछे 4 तत्व देखे हैं वो किसके द्वारा, तो गार्नर और गैटिल के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया है। ट्रीटस्के और लॉर्ड एक्टर महोदय हैं, इन्होंने विशाल राज्यों का समर्थन किया है। तो एग्जाम में पूछा गया है विशाल राज्य के समर्थक कौन कौन हैं और छोटे राज्य के समर्थक कौन कौन हैं। तो ये प्लेटो हो गए, रूसो हो गए, ये दोनों महोदय जो है छोटे आकार के राज्यों का समर्थन करते हैं। एक बहुत ही फेमस जो है वाक्य है, मैं ही राज्य हूँ। ये किसने कहा था, लुई 14वें द्वारा कहा गया था, मैं ही राज्य हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मॉडर्न स्टेट नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, मैकाइवर के द्वारा लिखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आप पेपर दे के आएंगे तो आपको लगेगा सारी चीज़ें यहीं से फटाफट मिल रही हैं। तो राज्य का जैवीय या जो शरीर सिद्धांत है उसका प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, प्लेटो के द्वारा किया गया था और इसका समर्थन बाद में अरस्तु ने भी किया, स्पेंसर महोदय ने किया और बर्नसली महोदय ने किया। इन सारे विद्वानों द्वारा इसका समर्थन भी किया गया। राज्य के चारों तत्व मिलकर के उसे क्या बनाते हैं भाई, वैधानिक संस्था बनाते हैं। ठीक है, तो जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने राज्य के 7 तत्व बताए हैं। सप्तांग सिद्धांत आपका मनु का भी देखे होंगे और किसका देखे होंगे भाई, कौटिल्य का जो पढ़े हैं और मनु का पढ़े हैं। सप्तांग सिद्धांत यानी राज्य के 7 अंग होते हैं, तो ये भी ध्यान में रखना है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, किसने कहा, अरस्तु ने कहा। राज्य परिवार का बृहद रूप है, किसने कहा, अरस्तु महोदय ने कहा। राज्य व्यक्ति से पूर्व का है, किसने कहा, प्लेटो महोदय ने कहा, अरस्तु महोदय ने कहा। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये प्लेटो महोदय ने कहा। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। ठीक है, व्यक्ति का बृहद रूप है प्लेटो और परिवार का बृहद रूप है तो अरस्तु। राज्य की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है, गार्नर के द्वारा दी गई है। गार्नर का कथन क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत कहाँ से होता है, राज्य से होता है। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग जरूर नोट करिए। ठीक है, कि राजनीति जो विज्ञान है उसका आरंभ और अंत कहाँ से होता है, राज्य से ही होता है। ये गार्नर महोदय का कथन है। आधुनिक विचारकों में अगर हम देखें तो ईस्टर्न हो जाएंगे, आमंड हो जाएंगे आदि, ये जो सारे लोग हैं ये राज्य को एक राजनीतिक प्रणाली मानते हैं। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक प्रणाली मानते हैं। राज्य का जो स्वरूप है वो मूलतः क्या है, एक नियम है। ये किसने कहा, मैकाइवर महोदय ने। राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति का नैतिक जीवन क्या है, असंभव है। ये किसने कहा, रूसो महोदय ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। संप्रभुता जो है वो राज्य को अन्य समुदायों से अलग करता है, क्योंकि अन्य समुदायों के पास भी जनसंख्या, भूभाग और सरकार हो सकती है, लेकिन जो संप्रभुता है वही क्या करता है, सबसे यहाँ पर अलग कर देता है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखते हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो
वास्तव में आजकल यह बिल्कुल भी प्रमाणित नहीं हो पाया है कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर हम राजनीति शास्त्र के विद्वानों को देखें तो इनमें भी एक मत नहीं है, अपने अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समय समय पर कई सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। उनमें से जो सर्वाधिक मान्यता है वो किसकी है, वो है ऐतिहासिक और विकासवादी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक मान्यता किसको दिया जाता है, तो ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता यहाँ पर प्रदान किया गया है। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो निम्नलिखित सिद्धांत हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो आपके टॉपिक में है, जो आपके जीआईसी के सिलेबस में है, वो है समझौता, सामाजिक समझौता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत ने 17वीं और 18वीं शताब्दी में अत्यधिक ख्याति प्राप्त की तथा उस काल के राजनीतिक विचारों को काफ़ी प्रभावित भी किया था। इस सिद्धांत में अगर हम देखें तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या है भाई, कि राज्य एक मानवीय संस्था है। ठीक है, ये लोग मानते हैं कि राज्य एक मानवीय संस्था है और जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते के आधार पर किया है। ठीक है, तो ये एक समझौता सिद्धांत हो गया। प्राकृतिक अवस्था में जो रहने वाले मनुष्य थे, मनुष्यों को जब प्राकृतिक अवस्था का कष्टदायक प्रतीत होने लगा तो उन्होंने क्या कर लिया, एक समझौता कर लिया और उस समझौते के द्वारा राजनीतिक समाज की क्या कर दी, स्थापना की गई और उसी से क्या हो गया, राज्य का उद्भव हो गया। ठीक है, तो ये बात कही है सामाजिक समझौता वालों ने। यह राज्य के दैवीय सिद्धांत को क्या कर देता है, खंडित कर देता है। ठीक है, कि राज्य को ईश्वर ने बनाया है, राज्य की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, उसको खंडित कर देते हैं। ये लोग मानते हैं कि जो सामाजिक समझौता है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत को स्थापित किया है और इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो हैं हाफलाक रूसो। ठीक है, तो हाफलाक रूसो महोदय सामाजिक समझौता के क्या हैं, प्रमुख प्रवर्तक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। परीक्षा उपयोगी अगर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो सामाजिक समझौतावादी राज्य को यंत्रीय, कृत्रिम और मानवकृत संस्था माना जाता है। खास करके जो यंत्रीय है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यांत्रिक राज्य जो है कौन मानते हैं, सामाजिक समझौतावादी जो लोग हैं वो राज्य को यांत्रिक मानते हैं। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राज्य निकृष्ट राज्य, सबसे निकृष्ट राज्य सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, ये हाफ महोदय ने कहा था। राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, ये किसने कहा था, ग्रीन महोदय ने कहा था। बाद में राल्फ महोदय भी आए तो राल्फ महोदय ने भी सामाजिक समझौते सिद्धांत का यहाँ पर समर्थन किया था और इसका आलोचना किया जाता है कि ये अनऐतिहासिक है और ये अप्रमाणिक है और ये अवैज्ञानिक है। ठीक है, सामाजिक समझौता की जो सिद्धांत है। तो अगर राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक विवादास्पद सिद्धांत अगर कोई है तो वो है सामाजिक समझौता का सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि 3 लोग आए, हाफ आए, लाक आए, रूसो आए। इन तीनों लोगों ने अपना अलग अलग जो है सिद्धांत दिया है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव कैसा था, फिर उसने जो समझौता किया वो कैसे किया। ठीक है, तो इस प्रकार से सर्वाधिक विवादास्पद ये सिद्धांत भी है। राज्य की उत्पत्ति का अब हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में तमाम काल्पनिक जो सिद्धांत हैं उसको अस्वीकार करते हुए आधुनिक विद्वानों ने विकासात्मक और ऐतिहासिक सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है, तो राज्य एक ऐतिहासिक उपज है जो कि विकासात्मक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। इसमें एक महोदय आएंगे प्रोफेसर वर्गेस महोदय। तो प्रोफेसर वर्गेस के शब्दों में अगर देखा जाए तो राज्य क्या है, राज्य इतिहास की उपज है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। गार्नर महोदय ने क्या कहा है कि भाई राज्य ना तो ईश्वर की सृष्टि है और ना ही उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है और ना ही परिवार का विस्तृत रूप है। राज्य ना कोई आविष्कार की हुई वस्तु है और ना कोई बनावटी मशीन है। यह क्या है, यह एक नैसर्गिक ऐतिहासिक संस्था है। तो पीछे जितने भी विद्वान थे ये सब अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना मत दिया था। इन सारे विद्वानों को खारिज करते हुए लास्ट में गार्नर महोदय ने ये कहा कि यह एक नैसर्गिक ऐतिहासिक संस्था है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। मैकाइवर के शब्दों में अगर हम लोग देखें तो इस तरह रक्त संबंधों का जाल सा बुनता चला जाता है और स्वजन समूह का निर्माण करता है और उसे संभाले रखता है।
तो इस समूह में विस्तार की जो सारी संभावनाएं हैं वो बिल्कुल निहित होती हैं। आगे मैकाइवर ने कहा कि रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन। तो इसकी उत्पत्ति की तुलना भाषा की उत्पत्ति से की जा सकती है। जैसे कि जिस प्रकार भाषा एक समय अथवा किसी एक प्रकार विकसित नहीं हुई है, ठीक उसी प्रकार राज्य भी जो है वो किसी विशेष कालखंड में अस्तित्व में नहीं आया था। ठीक, तो इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो प्रमुख रूप से गार्नर महोदय हैं, मैकाइवर महोदय हैं, लिकॉक महोदय हैं, बर्क महोदय हैं, लास्की महोदय हैं और बर्गस महोदय हैं। ये किसका? विकासवादी और ऐतिहासिक जो है सिद्धांत के ये लोग मानने वाले हैं। ठीक है, बाकी जो समझौता वाला सिद्धांत था, सामाजिक समझौता, उसमें हाफलाक रूसों हैं। तो यही आपको याद रखना है, यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 99% क्वेश्चन आपके यही सारी चीज़ों से पूछी जाती हैं। ठीक है, किसने क्या कहा और किसको मानने वाले कौन कौन से विद्वान हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो वस्तुतः जो राज्य की उत्पत्ति है और विकास है उसमें एक तत्व नहीं होते हैं, वरन अनेकों तत्व काम करते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ प्रमुख तत्व हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हैं। तो रक्त संबंध है, जीवन रक्षा है, धर्म है, रीति रिवाज है, आर्थिक सहयोग है, राजनीतिक चेतना है, युद्ध है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम लोग इसमें से देखें तो राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं उनमें से जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो कौन सा है भाई? वो है ऐतिहासिक तथा समाजवादी विकास का सिद्धांत। ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये, कि यानी बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, उनमें से सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सिद्धांत कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत। और सबसे ज़्यादा जो है बवाल या सबसे ज़्यादा संदेह इसमें तो वो है सामाजिक समझौता का सिद्धांत, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो है संदेह या बवाल किया गया। तो इस जो यह सिद्धांत है भाई वो काल्पनिक नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक तथा जो विकासवादी सिद्धांत होता है उसके अनुसार क्या बोलते हैं कि जो राज्य है वो परंपराओं की देन है। ठीक है, ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांतवादी क्या मानते हैं कि जो राज्य है वो परंपराओं की देन है। अब हम लोग देखते हैं राज्य के विकास का स्वरूप। ठीक है, तो राज्य का कैसे कैसे विकास होता है। तो पहले क्या थे? कबीलाई राज्य थे, देन उसके बाद क्या बन गए? प्राच्य राज्य बन गए, देन उसके बाद क्या आया? यूनानी राज्य आया, फिर उसके बाद क्या आया? रोमन राज्य आया, फिर उसके बाद सामंती राज्य आता है और फिर उसके बाद फाइनली आधुनिक राज्य आता है। तो ये विकास का स्वरूप है कि एक राज्य कैसे कैसे विकसित हुआ। तो ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आएगा कि राज्य का जो विकास हुआ है उसको सही क्रम में लगाओ, तो इसमें आपको प्राच्य राज्य, यूनानी राज्य, रोमन राज्य, आधुनिक राज्य दे दिया, तो इसमें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किसके बाद क्या आ रहा है। अगला हम लोग देखेंगे आधुनिक राज्य का विकास। तो आधुनिक राज्य का जो विकास हुआ, पहले राष्ट्र राज्य हुआ, फिर उसके बाद उपनिवेशवाद आया, फिर उसके बाद राष्ट्र राज्य आया। ठीक है, चलो तो राज्य की उत्पत्ति जो है, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है वो भी यहाँ पर क्या हो जाता है? वो भी यहाँ पर समाहित हो जाता है। ठीक है, तो राजनीतिक चेतना क्या है? राज्य के प्रति प्रेम उत्पन्न किया, जिससे राज्य उद्भव में क्या मिली? यहाँ पर सहायता मिली। राज्य क्या है? संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी, संपूर्ण कला में साझेदारी, प्रत्येक सद्गुण और पूर्णता में साझेदारी है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था बर्क महोदय ने। ठीक है, अगला जो है वो है मार्क्सवादी सिद्धांत, कि राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है। तो राज्य उत्पत्ति का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है ये वर्ग संघर्ष की अवधारणा पर क्या है? केंद्रित है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार जो आदिम युग था, आदिम युग में राज्य जैसी कोई संस्था ही नहीं थी, क्योंकि उस समय वर्गों का क्या था? अभाव था, यानी वर्गों का अभाव था, तो इस समय राज्य नहीं था। किंतु यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं चल पाई। संपत्ति का आविर्भाव हुआ और उस पर वर्चस्व की लड़ाई से समाज क्या हो गया? दो वर्गों में यहाँ पर विभाजित हो गया। तो जो प्रथम वर्ग ऐसे लोग थे जिनके पास उत्पादन के साधन थे, और दूसरा वर्ग कौन था? जिसके पास श्रम था। ठीक है, तो एक वो हुआ जिसके पास
उत्पादन के साधन थे और दूसरा श्रम वर्ग, दो ग्रुप बन गए। तो साधन संपन्न वर्ग को शोषण को बनाए रखने के लिए सत्ता की आवश्यकता थी और यही सत्ता क्या थी, राज्य थी। ठीक है, तो मार्क्सवादियों का ये मानना था कि जो साधन संपन्न वर्ग थे वो जो है श्रमिक वर्ग का क्या करते थे, शोषण करते थे और शोषण को बनाए रखने के लिए ही सत्ता की आवश्यकता पड़ी और यही सत्ता क्या थी, राज्य थी। तो यानी राज्य क्या है, शोषण का काम करता है। ठीक है, तो इस विचार के जो प्रमुख समर्थक हैं वो मार्क्स हो गए, एंजल्स हो गए, लेनिन हो गए, स्टालिन हो गए। ठीक है, तो ये जो है ये सब इस विचार के प्रमुख समर्थक हैं। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य अगर हम लोग देखें तो संपत्ति के उद्भव से समाज दो वर्गों में, एक है स्वामी और एक है दास, तो दो वर्गों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो स्वामी वर्ग ने अपने वर्चस्व और शोषण को बनाए रखने के लिए क्या किया, राज्य का आविष्कार किया। ठीक है, राज्य का आविष्कार किया, अर्थात जो राज्य का अस्तित्व है वो तब तक कायम रहता है जब तक वर्ग बना रहेगा। ठीक है, तो वर्ग के खात्मा से क्या हो जाएगा, राज्य का भी खात्मा हो जाता है। राज्य एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर क्या है, शासन करने का यंत्र है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था लेनिन महोदय ने। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से जो हमारा राज्य वाला टॉपिक था, राज्य और राज्य क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी जो तत्व हैं, राज्य के तत्व कौन कौन से हैं और उसके उद्भव का सिद्धांत हम लोगों ने देखा। उद्भव में हम लोगों को इस जीआईसी वाले में केवल सामाजिक समझौता पढ़ना था, विकासवादी ऐतिहासिक पढ़ना था, मार्क्सवादी पढ़ना था। तो केवल 3 ही आपको पढ़ने हैं, बाकी सबको स्किप कर देना है। तो इन तीनों चीज़ों को भी हमने देख लिया। तो यहाँ पर भी ये टॉपिक हमारा होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।